नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां सीएम आवास पर अहम बैठक होगी। जेएमएम के मंत्री और विधायक इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बताते चले कि रवि केजरीवाल के मुद्दे पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। जेएमएम के कोषाध्यक्ष थे रवि और जेएमएम से निष्कासित है रवि केजरीवाल। तो ये बड़ी खबर और उस पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निरंजन, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है जहां जेएमएम से एक बड़ी बैठक होने वाली है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल सही कहा आपने रंजना। जिस तरह से कल 8 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अपनी मां के लेकर के हैदराबाद से लौटे और एक दिन पहले बसंत सोरेन भी दिल्ली से लौटे और कल जिस तरह से दिन भर करीब 8 से 9 घंटे तात्कालीन जेएमएम के कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल से ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई, उसमें कई अहम सुराग ईडी को मिला। उसको लेकर के पार्टी में एक अलग मसविरा, एक अलग बहस छिड़ गई है कि आखिर यह किसके हाथ लगने वाली है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण लोगों के उन्होंने जो पूछताछ में नाम बताया है, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है तुरंत, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कल देर रात पहुंचे थे रांची और सभी जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी को तलब किया गया है कि आप तुरंत पहुंचे, यहाँ पे बैठक होने वाली है। अब देखना यह है कि इस बैठक में क्या कुछ बाहर निकलकर सामने आती है। लेकिन जिस तरह से रवि केजरीवाल से लगातार 8 घंटे ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई है, उसको लेकर के पार्टी के अंदर एक खलबली मची हुई है, क्योंकि रवि केजरीवाल उस समय पार्टी का कोषाध्यक्ष था और कई सेल कंपनी कलकत्ता में उन्होंने बना करके पार्टी को फंडिंग किया करता था। उसको लेकर के पार्टी में एक हलचल मची हुई है। वाकई निरंजन, देखिए पार्टी में हलचल मची हुई है, उसी का नतीजा है कि जेएमएम ने एक अहम बैठक बुलाई है। लेकिन इसके मायने क्या समझा जाए? जिस तरह से रवि केजरीवाल के मुद्दे पर एक बड़ी बैठक होने वाली है जेएमएम की तरफ से, तो इसके मायने को कैसे समझा जाए? क्योंकि देखिए ईडी के दफ्तर में भी लगातार रवि केजरीवाल से पूछताछ की गई। देखिए रंजना, जिस तरह से बैठक लगातार हो रही है और ईडी दफ्तर में कई दिनों से पूछताछ जारी है, उसको लेकर के रवि केजरीवाल से जो कल सुराग मिले हैं, वो कहीं न कहीं इसकी जो छाप है वह मुख्यमंत्री आवास पर जरूर पड़ी है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक होने वाली है कुछ देर में, ये कहीं न कहीं इसका प्रभाव सत्ता को जरूर पड़ने वाली है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एकाएक बैठक बुलाना कहीं न कहीं जरूर एक सबसे बड़ी बात उभर करके आ रही है कि एकाएक आखिर बैठक क्यों बुलाई गई है, रवि केजरीवाल ने क्या सवाल का जवाब दिया है ईडी दफ्तर में। अब देखना यह है कि एकाएक बैठक बुलाना कहीं न कहीं इसकी छाप जो है पूरे जो झारखंड की सियासत पर है उसको पड़ने वाली है। वाकई निरंजन, इंतजार होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि एकाएक ये बैठक बुलाना कई सवाल भी खड़े करता है रवि केजरीवाल के मुद्दे पर। तो चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें आप निरंजन। बढ़ते आगे, मनरेगा घोटाले से शुरू हुई जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब जांच के दायरे में माइनिंग आवंटन में अनियमितता की बात भी सामने आ रही है। इसे लेकर ईडी की ओर से राज्य के 3 जिलों के दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज के खनन पदाधिकारियों को नोटिस भेजकर ईडी दफ्तर आने को कहा गया है। ईडी ने जिन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है, उनमें साहेबगंज के डीएमओ विभूति कुमार, दुमका के कृष्ण कुमार किस्कू और पलामू के आनंद कुमार शामिल है। ईडी इन सभी से आरोपों को लेकर सवाल जवाब करने वाली है और इस दौरान न केवल उनसे पूछताछ की जाएगी, बल्कि उनका पूजा सिंघल से लेन देन के कथित कनेक्शन को भी खंगाला जाएगा। पूजा सिंघल और सीएस सुमन सिंह की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही और आज आईएएस पूजा सिंघल और सुमन की पेशी कोर्ट में होनी और इसे लेकर ईडी के अधिवक्ता जोनल ऑफिस पहुंचे और ऑफिस से निकलने के बाद अधिवक्ता ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा की वजह से कोर्ट बंद है, जिस वजह से विशेष न्यायाधीश के आवास पर सुमन और पूजा सिंघल की पेशी होगी। हालांकि उन्होंने इस बात से पर्दा नहीं उठाया कि मामले में ईडी रिमांड के लिए न्यायालय में प्रे करेंगे या नहीं।
पेशी होगी सर? पेशी तो होना ही है। हाँ, लेकिन मुझे और जानकारी कहाँ पे पेशी में? आज छुट्टी भी है सर, छुट्टी है इसलिए रेसिडेंस पर ही होने को बीएमपी सर, क्या अभिषेक झा सरकारी गवाह बन सकते हैं? अभी हम ये सब नहीं जानते हैं। तो ईडी रिमांड चाहती है। अब हमें नहीं जान, वहाँ चलेंगे ना, आप चलिएगा वहाँ आइएगा। बीएमपी की अवधि पूरी हो रही है, अभी हमें कुछ मालूम नहीं है। कोर्ट। तो आज ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ खास हो सकता है, इससे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त लाइव जुड़ गए। ओम प्रकाश, देखिए आज 3 जिलों के खनन पदाधिकारी को ईडी ऑफिस बुलाया गया, उनसे क्या सवाल जवाब हो सकता है? जी, जाहिर तौर पर रंजना 3 जिलों के डीएमओ को तलब किया गया था, लेकिन अभी तक 2 जिलों के ही यहाँ पर जो डीएमओ हैं वो पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर उनसे जो पूछताछ है वो की जा रही है। आपको ये बताना चलेंगे कि हमारे पीछे जो जोनल ऑफिस का कार्यालय है, इसी दफ्तर में फिलहाल पूछताछ हो रही है दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से। खास तौर पर ये पूछताछ हो रही है कि डीएमओ जो खनन पदाधिकारी हैं वो किस तरह से खनन पट्टों में पूजा सिंघल हो या फिर दूसरे पदाधिकारी या अधिकारी उन लोगों को लाभ दिया करते थे, या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर किस तरह से यहाँ पर मन चाहे जिलों में जाने के लिए किस तरह से यहाँ पर पैसे की मुहैया कराए जाते थे, या जो पैसे मिले हैं क्या वो पैसे सुमन कुमार सिंह के पास जो मिले हैं क्या वो पैसे खनन से जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सीए सुमन कुमार सिंह और पूजा सिंघल से हुई पूछताछ में ईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं और उसी आधार पर जो जांच का दायरा है वो धीरे धीरे अब तीसरे चरण में शिफ्ट हो गया है और इसी को लेकर खनन पदाधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, अभी 2 जिलों के जो डीएमओ हैं वो पहुंचे हुए, वहीं जो तीसरे साहिबगंज जिले के डीएमओ हैं फिलहाल वो नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने उनके घर में किसी कारणवश वो छुट्टी पर हैं, जिस वजह से उन्होंने ईडी में स्पष्टीकरण शायद भेजा है। तो इस पूरे मामले को लेकर अभी साहिबगंज जिले के डीएमओ यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो पूछताछ है उनसे कई अहम जानकारियां मिलने की संभावना है और कहीं न कहीं इन जानकारियों के बाद जो ईडी का शिकंजा है और भी कई लोगों तक पहुंच सकता है, उनके गिरफ्तार को जकड़ा जा सकता है। तो कहा जाए तो जांच का दायरा अब जो है न सिर्फ खनन पदाधिकारियों तक सीमित रहेगा इन 3 जिलों के, बल्कि और भी जो खनन पदाधिकारी हैं वहां तक भी पहुंच सकते हैं ईडी की टीम। वहीं दूसरी तरफ इस व्यवसाय में जुड़े हुए जो बड़े कारोबारी हैं उन लोगों तक भी इस जांच की आंच जरूर पड़ती हुई नजर आएगी। जी बाकी ओम प्रकाश, देखिए जांच की आंच जो है अब बढ़ रही है, अब जो है मनरेगा से माइनिंग तक पहुंच चुकी है। इंतजार होगा कि आज पूछताछ में क्या कुछ निकलकर जानकारी सामने आएगी। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। ईडी की ओर से पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह से पूछताछ की जा रही है। आज पूछताछ से पहले पूजा सिंघल और सुमन कुमार की मेडिकल जांच की गई। डॉक्टर के मुताबिक पटना से पूजा सिंघल और सुमन दोनों की तबीयत ठीक है। हालांकि पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। सुमन कुमार जी का ब्लड प्रेशर थोड़ा कम है, जैसे 90/70 है, बाकी सब नॉर्मल है, पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है। और ये ब्लड शुगर वगैरह कैसा? ब्लड शुगर नहीं किया है, नहीं किया। और किन्हीं का सर मेडिकल टेस्ट हुआ हो? नहीं, और किसी का नहीं, सिर्फ यही 2 लोगों का। यही 2। पूजा सिंघल मैडम पूरी स्वस्थ है? हाँ, स्वस्थ है, थोड़ा सा उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है और वो स्वस्थ है अभी। और बड़ी खबर रांची से, जहां झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के डॉक्टरों का संवेदनहीन चेहरा सामने आया है। रांची में रिम्स अस्पताल के बाहर चतरा से आया एक दंपति अपने 16 महीने के बीमार बच्चे को लेकर 8 दिनों से भटक रहा है। बच्चे को तेज बुखार होने के बावजूद डॉक्टरों ने एडमिट करने से इनकार कर दिया। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है और रिम्स में जगह नहीं मिलने पर दंपति दिन हो या रात रैन बसेरा के बाहर बरामदे में बैठने को मजबूर हैं। अधिक जानकारी दे रही है संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां शायद आपकी भी आंखें नम हो जाए। चतरा से एक ऐसे दंपति आए हैं जो अपने 16 महीने बच्चे को लेकर यहां पर 8 दिनों से किसी तरह जमीन पर बैठे हुए। इनका बच्चा बीमार है और जमीन पर लेकर खुद ही इसकी पट्टी कर रहे ताकि इसका बुखार किसी तरह उतर पाए।
ठीक मेरे बगल में देखिए, अस्पताल के बाहर, रैन बसेरे के बाहर किस तरीके से जमीन पर अपना डेरा डालकर 8 दिनों से ये माँ पिता बैठे हैं कि किस तरह से इनके बच्चे को इलाज मिल सके, इनके बच्चे का इलाज हो पाए। अब जानते हैं कि जब हॉस्पिटल और डॉक्टर सामने हैं, फिर भी क्यों इन्हें 8 दिनों से बच्चे को जमीन पर लेकर पड़ा रहना पड़ा है और खुद ही अपने हाथ से कपड़े की पट्टी लगा रहे हैं। क्या हुआ है अंदर सर? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने बोले कि बुखार बहुत ज़्यादा है, बुखार उतार कर आओ, तब यहाँ भर्ती लिया जाएगा। डॉक्टर ने तो यही बोले। रात में गेल थे इमरजेंसी पीरियड में, तो दवा सिर्फ एक ठो लिख के और भेज दिए उल्टी का। 8 दिन से आपका बच्चा इस हालत में पड़ा हुआ है। 8 दिन से पड़ा हुआ है। डॉक्टर होता तो मदद हो पाता। आपको क्या बच्चा का हालत और गंभीर होता दिख रहा है? और बच्चा सीरियस होते जा रहा है। बच्चा अगर डॉक्टर देखते तब न मेरा बच्चा को तबीयत ठीक होता। रात को बच्चा को लेके कहाँ गुजारा करते हैं? बाहर में रहते हैं, रैन बसेरा के इधर बरामदे में, बाहर में रहते हैं। बरामदे में? हाँ, बरामदे में रहते हैं, रूम में नहीं रहते हैं। 8 दिनों से लेकर आए यहाँ हॉस्पिटल ने से डॉक्टर बोल दिया कि बुखार लग रहा है बहुत से, जाइए थी बुखार का दवा करा के लाइए, बुखार छूटेगा तब हम भर्ती लेंगे से बोल दिए। 8 दिन से यही पड़ी हुई है। डॉक्टर फिर ले ही नहीं रहे हैं ना, इनकार कर रहे हैं इलाज से। हाँ 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 कि बुखार छूटेगा तब अथी दवा चलाएंगे आँख के। 8 दिन में बच्चा परेशान हुआ है। और हाँ, जो माँ बाप है वो अपने बच्चे को लेकर 8 दिनों से यहाँ पर पड़े हुए हैं और खुद ही कपड़ा लेकर सूती का बच्चे को किसी तरह से पट्टी कर रहे हैं ताकि उसका बुखार उतर पाए। और सामने आपको साफ समझ आ रहा होगा कि अस्पताल और डॉक्टर सामने है, फिर भी बच्चे को रात में वरांडे में लेकर 8 दिनों से माँ पिता पड़े हुए हैं और बच्चे को बहुत तेज बुखार है, लेकिन अब तक इलाज उसको नहीं मिल पाया है। उम्मीद है इस खबर के बाद अस्पताल तत्परता दिखाए और जो अपना काम है वो बखूबी कर सके। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। और अब इस पूरे मामले के बाद सवाल उठना लाजमी है और गंभीर सवाल पूछता है न्यूज़ 18, रिम्स में क्यों संवेदनहीन बने डॉक्टर? सवाल ये भी कि बीमार बच्चे को क्यों नहीं कर रहे एडमिट, और सवाल ये भी कि बीमार बच्चे के इलाज में आखिर कोताही क्यों बरती जा रही है। बढ़ते आगे, राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने हैं और झारखंड की भी 2 सीटों के लिए इस दिन वोट पड़ेंगे। वहीं पहली वरीयता के सीट को लेकर गठबंधन दलों की आपस में ही खींचतान जारी है। राज्यसभा की पहली वरीयता के सीटों के सवाल पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने दावा किया कि गठबंधन के समय यही तय हो चुका था कि पहले 3 चुनाव में जेएमएम का ही प्रत्याशी होगा। वहीं इस दावे को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने नकार दिया। उन्होंने साफ कहा कि उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ सीटों का बंटवारा तय हुआ था। अब किसके दावे सही हैं, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव के या उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्लेम, क्योंकि प्रीपोल अलायंस में भी ये बातें आई थी कि जो 3 राज्यसभा के इस पूरे टर्म में होने 2024 तक, तो उसमें एक सीट जेएमएम का रहेगा। रहा सवाल कि इसमें उम्मीदवार कौन होंगे, तो अभी जो स्थितियां हैं, इस स्थिति परिस्थिति को देखते हैं बहुत जल्दी पार्टी की कार्य समिति भी बैठेगी, पार्टी का विधायक दल भी बैठेगा और बैठकर इसमें निर्णय ले लेंगे कि हम लोग का उम्मीदवार कौन होगा। सच बोलूं, प्रबोधि ब्रिज के नीचे बैठ के बोल रहा हूँ, सच ही बोलूँगा। इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई थी, सिर्फ सीट शेयरिंग हुई थी उस समय अपने अपने हिस्से के सीटों में, और जनता ने हमें कामयाबी दी और हम सरकार बनाए हुए सरकार में हैं जो 5 साल तक चलेगी। इसके आगे कोई बात उस समय नहीं थी, कोई राज्यसभा की बात नहीं थी, लोकसभा की बात नहीं थी। और इधर गिरिडीह में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। शहर के कोलडीहा में अपराधियों ने घर से लाखों रुपए के जेवर के साथ कैश की चोरी कर ली और घर के लोग पूजा करने चतरा गए हुए थे। जब घर लौटे तो घर और कमरे का ताला टूटा हुआ था। कुछ सामान घर के बाहर भी फेंके मिले और घर में रखे 2 अलमारी से 50,000 कैश के साथ करीब 5 लाख के जेवर की भी चोरी कर ली गई। चोरी की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस चोरों के सुराग में जुटी हुई है।
अरे हो गया भाई सर आपके जैसे सुबह जब हम लौट के आए करीब 12:30 बजे तो देखे जो बाहर में ताला लॉक है हैं और गेट बाहर से बंद है। भीतर का जो गेट था जब हम लोग बाहर वाला खोले तो भीतर का गेट जो था गैरेज का पूरा ताला सब तोड़ा हुआ था और आके देखे भीतर घुसे तो देखे सब घर का ताला तोड़ा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। हाँ करीब 6 लाख का मेरा सामान करीब गया है और 50,000 कैश। हाँ और जो भी गया है गहना वगैरह मिला के मैंने करीब 1 लाख रुपये का सामान मैंने 6 लाख रुपये का सामान और 1.5 लाख रुपये हमारा कैश। उधर गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के पालम डूमर गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। गांव में पीने की पानी की घोर किल्लत है। लोगों को प्यास बुझाने के लिए गांव में एकमात्र साधन कुआं है, लेकिन गर्मी के दिनों में वो भी सूख जाता है। ग्रामीण कुएं में पानी रिसने का इंतजार करते हैं, जिसके बाद पानी भर पाते हैं। और ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में भी कुएं से पानी भरने के लिए नंबर लगाना पड़ता है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। सुंदर पहाड़ी का पालम डूमर गांव की स्थिति ये है कि करीबन रात के 12 बजे से बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीणों को पंक्तिबद्ध तरीके से यहाँ खड़ा होना पड़ता है। ये तस्वीरें आप दिखाएंगे कि ये जो बर्तन यहाँ रखे गए हैं, ये बर्तन यहाँ लगाए गए हैं, नंबर लगाए गए हैं ग्रामीणों के द्वारा, क्योंकि कुआं का जो पानी है वो सूख जाता है। तो रात के 12 बजे के करीब ग्रामीण यहाँ आते हैं, अपना नंबर सुनिश्चित कराते हैं, उसके बाद पानी भरते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि इसकी पानी की कमी को लेकर शिकायत कई दफ़ा कर ली जा चुकी है, लेकिन अब तक गांव में पानी नहीं पहुंच पाया। कुआं सूखने के कगार पर है, क्योंकि कुएं में जब पानी रिसता है तभी ये पी पाते हैं। क्या दिक्कत है पानी का? देखिए पानी का तो पूरा दिक्कत है पहाड़ में। इसमें यहाँ पर 30 परिवार है, 30 घर है, तो एक ही कुआं किसी तरह जीवन व्यतीत होता है। ये भी तो सूख रहा है। सूख रहा है, किसी तरह आधा बाल्टी करके बंटवारा करते हैं। पानी प्यास लगता है, इंतजार करते हैं कि पानी निकलेगा तब पिएंगे। पानी जमा हो जाता है, कम से कम हम लोग इसको 2 घंटा इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर बाल्टी गिरा देते हैं, उठाते हैं इससे। इसके बाद इंतजार करते हैं। हाँ। मतलब एक बाल्टी पानी भरने के लिए इन्हें करीबन 2 से ढाई घंटे इंतजार करना पड़ता है। एक बुजुर्ग है यहाँ पर जो कह रहे थे कि नीचे जो है यहाँ पर झरना है और जब पानी सूख जाता है तो झरने से पानी लाते। कितनी दूरी पर झरना है चाचा? 12 फीट है। 1200 फीट यहाँ से नीचे। हाँ। तो वहाँ से फिर पानी आप लोग लाते हैं? वहाँ से पानी लाते हैं यार, हम लोग को बहुत दिक्कत है, लेकिन हम लोग को झरना से पानी हम लोग को कीजिए। झरना से अगर ऊपर आ जाएगा तो सहूलियत हो जाएगी, सुविधा हो जाएगा। तो ये कमोबेश स्थिति हर एक पहाड़ी गांवों की है, जहां पानी के लिए लोग त्राहिमाम हैं और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। गढ़वा में इस साल भी भीषण गर्मी पड़ रही है और वहीं पारा भी 44 डिग्री के नीचे नहीं जा रहा है। ऐसे में पानी के सारे स्रोत, चाहे वो हैंडपंप हो या नदी हो या फिर नाला, सभी सूखने के कगार पर आ गए हैं। रंगा प्रखंड के आदिम जनजाति बहुल सिंजो गांव में पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। यहाँ के लोग केवल एक हैंडपंप के भरोसे हैं। वहीं इस चापाकल के भी सूखने की आशंका जताई जा रही है। सरकार की ओर से जल नल योजना चलाई जा रही है, लेकिन लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत पानी की दिक्कत है सर। गर्मी में है, नाला है, अगर कुआं भी खोदाता है तब बंजर पखल पड़ जाता है। पानी की बहुत समस्या है। शायद संजोग में कहीं कुआं मिलता है तो उसी से सब झुंड के झुंड बोझा करके सब आदमी पानी पीते हैं। पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है गर्मी के दिन में। हाँ, गर्मी के दिन में बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। इस गांव में कितना देखने से आबादी कितना हुआ है? आबादी लगभग सर 400 से ऊपर कुछ होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे अपने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।